आइए इस सत्र में हम मोलस्का से शुरू करते हैं। आपने बाजार में शंख, कौड़ी इत्यादि बिकते देखा होगा। ये सभी इसी संघ के जीव हैं। मोलस्का का अर्थ कोमल शरीर वाले जीव होते हैं। यह प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसका आवास ज़्यादातर स्थलीय या जलीय होता है। इनमें से अधिकांश स्थलीय नम मिट्टी में पाए जाते हैं। यह त्रिकोणीय होते हैं, अर्थात यह तीनों भ्रूणीय स्तर से विकसित होते हैं। इनमें सच्ची प्रगुहा पाई जाती है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। त्रिकोणीय, सच्ची प्रगुहा तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन रज्जुकी संघ तक पाया जाता है। आइए इसकी शारीरिक संरचना के विषय में जानें। कोमल शरीर होने के कारण शरीर कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीयपाद तथा एक अंतरंग कुकुद होता है। पेशीयपाद चलन में सहायता प्रदान करता है। प्रवार गुहा त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद और प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। आखिर ये जीव सांस कैसे लेते हैं? प्रवार गुहा में पक के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन में सहायता करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक होते हैं। मुख में रेती के समान रेती जिह्वा रेडुला पाया जाता है, जो भोजन को घिसने का काम करता है। आइए इन जीवों में जनन किस प्रकार होता है जानें। यह एक लिंगाश्रयी होते हैं तथा अंडज भी। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। आइए कुछ अद्वितीय लक्षण जो इस संघ में पाए जाते हैं जानें। इनमें तंत्रिका तंत्र शरीर के ऐंठन के कारण अंग्रेजी की संख्या 8 की आकृति का होता है। रुधिर रंगहीन या हीमोसाइनिन के कारण नीला रंग का होता है। उत्सर्जन उत्सर्गिकाओं के द्वारा होता है। मोलस्का के उदाहरण हैं हेलिक्स, बाघघोंगा, टाइटन, यूनियो इत्यादि। क्या आप जानते हैं प्राकृतिक मोती कैसे बनता है? जब एक रेत का कण या परजीवी कवच और प्रवार के बीच चला आता है, तब प्रवार नेक्रे की संकेंद्रित परतें उनके चारों तरफ बनाती हैं। कुछ समय बाद यही मोती में परिवर्तित हो जाता है। आपको मालूम है, इसी प्रक्रिया के द्वारा हम मोती की कृत्रिम खेती करते हैं। जापान ने सर्वप्रथम मोती की कृत्रिम खेती की शुरुआत की। पिंगटाडा मुक्ता शुक्ति सबसे बेहतरीन मोती बनाती है। कृत्रिम मोती इस प्रकार बनता है। सबसे पहले उपयुक्त प्रजाति को इकट्ठा किया जाता है। उन्हें उपयुक्त जगह देना जहां जनन हो सके। युवा को अलग कर उन्हें खास आकार तक विकसित होने देना। ग्राफ्टिंग करना, हाथों से छोब कर कवच और प्रवार के बीच उत्तेजक को डाला जाता है। ग्राफ्टिंग के बाद जीव का ध्यान रखना ताकि मोती अच्छी तरह विकसित हो सके। उपज को धैर्य के साथ लंबे समय तक ध्यान रखना। बाद में थोड़े से प्रशिक्षण के बाद मोती को इकट्ठा करना। इससे किसानों को काफ़ी आमदनी हो सकती है। आइए अब हम अगले संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में जानें। जब भी इस संघ की बात होती है तो हमारे ध्यान में एक खूबसूरत तारामीन आता है, जो मछली नहीं है। एकाइनोडर्मेटा का अर्थ शूल युक्त जीव होता है। इन जीवों का आवास कहाँ होता है? इनका आवास समुद्र है। सभी जीव समुद्रवासी होते हैं। यह सभी त्रिकोणीय तथा प्रगुही होते हैं। इनमें अरीय समिति होती है, सिवाय समुद्री कद्दू के, जबकि लार्वा द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं। एकाइनोडर्मेटा के विशिष्ट लक्षण में जल संवहन तंत्र आता है, जो किसी भी संघ में नहीं पाया जाता है। जल संवहन तंत्र इन जीवों में भोजन पकड़ने, चलने, श्वसन में सहायता प्रदान करता है। अपमुखीय या मुखीय तल में एक बड़ा छिद्र पर मैड्रिपोराइट नाम का छलनी सदृश ढक्कन होता है। मुखीय तल पर मुख से लेकर हरेक भुजा के शिखर तक फैली एम्बुलेक्रल
खांच होती है। प्रत्येक खांच के दोनों तरफ छोटे छोटे खोखले व संकुचनशील चूसक युक्त नालपादों की कतारें होती है जो भोजन, गमन और श्वसन में सहायक होते हैं। आइए इनके पाचन तंत्र को समझें। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। मुख्य केंद्रीय डिस्क अधर तल की तरफ होता है तथा गुदा डिस्क के अपमुखीय तल पर पाए जाते हैं। पाचन शरीर के बाहर होता है क्योंकि आमाशय बाहर आ जाता है। क्या इनमें उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं? आप बिल्कुल सही हैं। उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। जनन तंत्र नर और मादा अलग अलग होते हैं और लैंगिक जनन होता है। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तथा मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था पाया जाता है। आपने पुनरुद्भवन के विषय में कक्षा 10 में पढ़ा होगा। सूलयुक्त प्राणी का किसी अंग के टूट जाने के बाद उसी अंग का पुनरुद्भवन होने के लक्षण दिखाई देते हैं। आइए इस संघ के कुछ सामान्य उदाहरण को देखें। समुद्री कद्दू, तारामीन, भंगुर तारा, समुद्री लिली इत्यादि। अब हम संघ हेमिकॉर्डेटा के विषय में जानेंगे। ग्रीक में हेमी का अर्थ आधा और कॉर्डा का अर्थ पृष्ठ रज्जु होता है। यह संघ पहले रज्जुकी संघ का एक उपसंघ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे अरज्जुकी में एक अलग संघ में रखा गया है। इनका आवास समुद्र है। यह कृमि के समान समुद्री जीव हैं। ये सिलियरी फिल्टर फीडर होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं। इनका शरीर नालाकार तथा 3 भागों में विभेदित होता है। शरीर के अगले भाग में सूंड, मध्य भाग में कॉलर तथा पिछले भाग में लंबा धड़ होता है। धड़ में 3 भाग होते हैं। पहला श्वास जननांग क्षेत्र, जिसमें एक जोड़ी जननांग पंख होते हैं, जिसमें जनन पिंड होते हैं। इसमें 2 लंबे क्लोम छिद्र की पंक्तियां होती हैं। दूसरा यकृत क्षेत्र और तीसरा सबसे लंबा पश्च यकृत भाग होता है, जिसके टर्मिनल में गुदा होता है। जनन तंत्र नर और मादा सदस्य अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इसके उदाहरण हैं बेलेनोग्लोसिस, जिसे जीव कृमि कहते हैं, तथा सैकोग्लोसिस। आइए अब हम रज्जुकी संघ के विषय में चर्चा करेंगे। ग्रीक में कॉर्डा का अर्थ छड़ तथा एटा का अर्थ धारण करने वाला होता है। रज्जुकी त्रिकोणिकी होते हैं, द्विपार्श्व सममिति के साथ प्रगुही होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। रज्जुकी के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, एक पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, एक जोड़ी ग्रसनी क्लोम दरारें। आइए रज्जुकी और अरज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना करें। रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला तथा एकल होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। हृदय अधर भाग में होता है। एक गुदा पश्च पूछ उपस्थित होता है। अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस और दोहरी होता है। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है। हृदय पृष्ठ भाग में होता है। अगर उपस्थित हो तो गुदा पश्च पूछ अनुपस्थित होती है। अब हम संघ रज्जुकी के उपसंघ के विषय में जानेंगे। रज्जुकी के 3 उपसंघ हैं। पहला यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा कशेरुकी। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा। ग्रीक में यूरो का अर्थ पूंछ तथा कॉर्डा का अर्थ रज्जु होता है। पृष्ठ रज्जु टैडपोल शिशु अवस्था में सिर्फ पूंछ में पाया जाता है। लार्वा का वयस्क के रूपांतरण में पूंछ साथ ये रचना समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसे अधोगामी रूपांतरण कहते हैं। वयस्क थैलीनुमा, असम्मिति तथा ट्यूनिक से घिरा होने से इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। उदाहरण है एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम। उपसंघ सिफेलोपोडा। ग्रीक में सिफेलो का अर्थ सिर तथा कॉर्ड का अर्थ रज्जु होता है।
पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है तथा जीवन के अंत तक बनी रहती है। इसका उदाहरण ब्रैकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस या लैंसलेट है। पृष्ठ रज्जु और मेरुदंड शब्द का इस्तेमाल कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। क्या ये दोनों शब्द का अर्थ एक है या अलग अलग? पृष्ठ रज्जु और मेरुदंड के बीच अंतर ये है। पृष्ठ रज्जु की परिभाषा, यह एक लचीला छड़ है जो मीजोडर्म से उत्पन्न हुआ है और निम्न रज्जु की जीव के शरीर को सहायता प्रदान करता है। पृष्ठ रज्जु का कार्य यहाँ कंकालीय पेशी उत्तक जोड़ते हैं। पृष्ठ रज्जु निम्न रज्जुकी में पाए जाते हैं। पृष्ठ रज्जु तंत्रिका रज्जु और आंत के बीच स्थित होते हैं। मेरुदंड 33 रीढ़ की हड्डी से बना है जो खोपड़ी से श्रोणि तक फैली होती है। मेरुदंड शरीर के गमन संरचना को सहारा देना तथा जुड़ने का आधार है। मेरुदंड उच्च रज्जुकी में पाया जाता है। मेरुदंड तंत्रिका रज्जु के चारों ओर होता है। उपसंग कशेरुकी का अर्थ होता है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी वाले जीव। यहाँ वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल या उपास्थिल कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाते हैं। कशेरुकी में 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ वाले पेशीय हृदय अधर में होता है। आप चित्र में देख सकते हैं। आइए कशेरुकी उपसंग का वर्गीकरण प्रवाह चार्ट द्वारा समझते हैं। कशेरुकी को 2 डिवीजन में बांटा गया है। पहला अनैथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़ों का अभाव होता है तथा इसमें एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा होता है। दूसरा नैथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। इसे 2 उच्च वर्ग में विभाजित किया जाता है। पहला पिसीज, जिसमें पख उपस्थित होता है और इसके 2 वर्ग होते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। दूसरा टेट्रापोडा चतुष्पाद, जिसमें 4 पाद होते हैं और इसमें उभयचर, सरीसृप, एविज तथा स्तनधारी वर्ग होते हैं। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा का अर्थ होता है चक्रमुख। ये सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। श्वसन के लिए 6 से 15 क्लोम छिद्र होते हैं। इनमें बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होते हैं। इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। यह समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। उनका लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। इसका उदाहरण है पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, मिक्सिन हैगफिश,